गुड इवनिंग एवरीवन। दिस साइड निशांत। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम दोबारा आए हैं अपना फुल हिंदू एनालिसिस लेके, और जो कि है 18th ऑफ फेब का, जो कि आज का है। तो देखिए, पीपीटी ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार है, तो हम सीधे ही एनालिसिस के ऊपर आते हैं। खबरें आज ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट खबरें, ऐसी कोई खबर नहीं है जो कि आपके लिए नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, हमें किसी खबर का पोस्टमार्टम नहीं करना है। ठीक है, एक आध खबरें हैं जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी नॉर्मल जो खबरें हैं वो मतलब थोड़ा मोड़ा उनके बारे में जान के आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे इश्यूज जो है वो पहले से कंटिन्यू होते हुए आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको आइडिया दे दूंगा। हो सकता है कि कोई ये क्लास पहली बार ले रहा हो, तो उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सर देखिए, पहला हमारा इशू जो है, आप जानते ही हैं सर कि देखिए, तो आप जानते हैं क्या क्या यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है। तो जानते ही हैं कि 2.24 लाख जो है रिपोर्ट वैक्सीनेटेड है 2 डेज में। 2.24 लाख जो है वैक्सीनेटेड हो गए हैं 2 दिन में, और 447 एडवर्स रिएक्शन है। देखिए सर, मैं इस खबर को बोलने से पहले, जो नॉर्मल सी चीज हम रोज ही बात करते हैं, और शायद अब आप लोग बोर भी हो गए होंगे, यहाँ पर हम पहले तो हम दो वैक्सीन की बात कर रहे हैं सर। एक वैक्सीन है सर कोवैक्सीन, एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, और दूसरी है, ठीक है, कोविशील्ड। ये आप लोग जानते हैं सर। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनिका, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एस्ट्राजेनिका प्लस ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, ये भी आप लोग जानते हैं सर। और कोवैक्सीन बनाई है सर आपकी भारत बायोटेक ने। तो बेसिकली कोवैक्सीन क्या है, ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है कोवैक्सीन। वेरिंग जो ये कोविशील्ड है, सॉरी, कोवैक्सीन इंडिजीनियसली डेवलप है। कोवैक्सीन जो है बाहर बनी है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हुआ है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है सर आपकी। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया सर। इसके बाद जो आगे की कहानी है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं सर। इतनी कहानी आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद क्या है ना सर, जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल, ठीक है, और एफिकेसी, इसकी एफिकेसी हमें मालूम है कि ये कितनी कारगर है। ये वैक्सीन जो है कितनी कारगर है, ये हमें मालूम है, इसकी एफिकेसी कितनी है। तो कहीं ना कहीं इस वैक्सीन में जो रिस्क है वो कम हो जाता है। वेरी लाइक कोवैक्सीन जो है ना, इसका फेज 1 ट्रायल हो गया था, फेज 2 भी हो गया है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है अभी अवेटेड है। और जो फेज 3 ट्रायल है वो भी चल रहा है। समझ रहे हैं, फेज 3 ट्रायल चल रहा है, फेज 2 का रिजल्ट नहीं आया है, और इसकी एफिकेसी कितनी है ये हमें मालूम नहीं है सर। अब समझिए, कोई ऐसी वैक्सीन जिसकी एफिकेसी कितनी कारगर है हमें नहीं मालूम, उसके बावजूद भी जो हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, उन्होंने इसको नॉट दे दिया है, मतलब यस कह दिया है। किसके लिए? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी है। कहीं ना कहीं ये आपत्तिजनक बात है कि जब किसी वैक्सीन की एफिकेसी ही डिसाइड नहीं हुई है या प्रूव नहीं हुई है, तो उसको आप जो है, कैसे आप उसको यस कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी ये दोनों वैक्सीन जो है रिलीज हुई। ये दोनों वैक्सीन जो है रिलीज हुई, और 2 दिन के अंदर, मतलब सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिन के अंदर हमने 2.24 लाख लोगों को इनॉक्यूलेटेड, मतलब हमने उनको वैक्सीन प्रोवाइड की है। ठीक है, इसमें से क्या हुआ है ना, इनको वैक्सीन दी है, इसमें से क्या हुआ है कि जो 447 है उनको रिएक्शन हुए हैं। उन्हें क्या हुआ, रिएक्शन। अगर मैं परसेंटेज में देखूं सर, अगर मैं परसेंटेज में देखूं, तो सॉरी मेरी मैथ्स वीक है थोड़ा सा, आप देखिएगा। जो परसेंटेज है, 1.99% लोग जो है इससे एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं। समझ रहे हैं, 1.99% लोग जो है एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं। अब सर हम लोग कह सकते हैं कि ठीक है सर, बहुत छोटा नंबर है, तो इसमें इतनी कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन समझिए सर, जब हम लोग कहते हैं कि हम फेज 3 में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, एंड फेज 2 में हम 30 करोड़ लोगों को कवर करेंगे, और मैंने कल ही बताया था कि 30 करोड़ तो सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिनकी 30 करोड़ पॉपुलेशन है। और जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं सर, तो उसका 8% भी बहुत मैटर करता है, कुछ लाखों में हो जाता है सर। समझ रहे हैं, उस पॉपुलेशन का 1% भी कुछ लाखों में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। बट अभी मैं कहना चाहूंगा सर, ये इनिशियल स्टेज है, पैनिक नहीं करना है। इनिशियल स्टेजेस है, देखते हैं अभी आगे जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें क्या होता है। प्लस एक चीज यहाँ बताई गई है सर, जो स्टेट्स हैं वो अपने टारगेट से बच रहे हैं। बेसिकली है क्या ना सर, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा।
जो स्टेट जो अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इसका एकमात्र रीजन जो ये भी है कि स्टेट ने क्या किया है ना सर, स्टेट ने यहाँ पर वेट एंड वॉच पॉलिसी का वो किया है। मतलब इसका ये मतलब है कि स्टेट में क्या हो रहा है, वेट एंड वॉच पॉलिसी चल रही है। वेट एंड वॉच पॉलिसी क्या होती है ये बताऊंगा मैं आपको। मतलब इसका बेसिकली स्टेट ने क्या किया है, स्टेट ने जो वैक्सीनेशन है, जो स्टेट ने वैक्सीनेशन है वो क्या किया है, वॉलंटरी किया है। मतलब अगर आपका मन है आप लो, आपका मन है आप मत लो, ठीक है। अब ज्यादा लोग जो है वो डरे बैठे हैं, डरे बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो वेट एंड वॉच पॉलिसी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अभी रुके हुए हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर लोग जो है जिनको लग रहा है, तो लोग हिम्मत करके सामने आ रहे हैं, जिनको लग रहा है वो उनको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, और वो देख के ही वो आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, ठीक है। इनफैक्ट वही बात है कि पीपल दूसरों के वेट रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तीसरा क्या है ना सर, इवन हमारे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, मेडिकल जो स्टाफ है, वो भी श्योर नहीं है, वो भी श्योर नहीं है बेसिकली, वो भी श्योर नहीं है कि वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं। समझ रहे हैं? तो समझिए सर, ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्टेट में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो पहले जो कह सकते हैं अपने टारगेट जो है मीट नहीं कर पाई है। क्योंकि पहला क्या है कि वैक्सीनेशन वहां क्या है, वॉलंटरी करवाया है। वॉलंटरी करवाया तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे मैं हूँ, मानिए फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं डर रहा हूँ कि वैक्सीन कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इस वैक्सीन में कुछ गलत ना है, इस वैक्सीन में अच्छा खासा मैं हट्टा कट्टा आदमी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मैंने वैक्सीन लगाई और कोरोना से बचने के चक्कर में मुझे और कुछ हो गया। ये एक नॉर्मल आदमी के मन में बात आती है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई दूसरे आदमी को इससे क्या इफेक्ट हो रहा है वैक्सीन से, एंड देन हम आगे जा रहे हैं। समझ रहे हैं? इनफैक्ट जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर भी कुछ श्योर नहीं है सर चीज को लेकर। समझ रहे हैं? तो एक कंट्रोवर्सी जो है सर, ये मतलब जो ये कह सकते हैं हमारे मन में सेकंड थॉट आ रहा है, ये बहुत ही जो कह सकते हैं बहुत ही खराब थॉट है। और सर खराब नहीं, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो सर उस कोवैक्सीन का जो अभी एफिकेसी है वो प्रूव नहीं हुई है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द उसका जो फेज 3 चल रहा है उसका रिजल्ट आ जाए और इसकी एफिकेसी एक बार प्रूव हो जाए, तो लोग जो है शायद आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें। एक बात सर मैं इंडिविजुअली अपने एंड से बताना चाहूंगा सर, देखिए क्या होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है। आज के जमाने में जो हमारी गवर्नमेंट है, नो डाउट उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट देखें, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें, तीनों एस्पेक्ट में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत काम किया है। लेकिन ना सर कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, वहां क्या हुआ है कि लोगों को एज सच एश्योरेंस देने के लिए, लोगों को एज सच भरोसा दिलाने के लिए, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो खुद ही लाइव टीवी में आके वैक्सीनेशन कर रहा है अपना, वो खुद ही लाइव टीवी में आके क्या करवा रहा है, वैक्सीनेशन करवा रहा है। इससे लोगों में एक सेंस ऑफ बिलीव आता है कि जब हमारा हेड ऑफ द स्टेट लाइव ऑन लाइव टीवी खुद अपने लिए खुद वैक्सीनेशन ले रहा है या खुद कोविड की वैक्सीन ले रहा है, तो समझिए एक तरह सा एश्योरेंस है कि जब मेरा हेड ऑफ स्टेट ये कर रहा है तो ठीक है, वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा भी कुछ इंडिया में होना चाहिए। ये मेरा सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यू है, जो मैं सोचता हूँ कि हमारे भी हेड ऑफ द स्टेट या हमारे प्राइम मिनिस्टर या पूरी कैबिनेट को एक साथ ऑन लाइव टीवी में आना चाहिए और वैक्सीन वैक्सीन जो है वो लेनी भी चाहिए, ये अपने आप को इनोकुलेट करना चाहिए या वैक्सीनेशन का पार्ट बनना चाहिए। सिंस उनको देख के जो हमारी जनता है उनको प्रोत्साहित मिलेगा और तब वो बड़े नंबर से आगे आएंगे और खुद को वैक्सीनेशन करवाएंगे, ठीक है। और सर ऐसा नहीं है मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। सिंपल वे में ये है सर, क्योंकि हमने जो पहले फेज में डिसाइड किया है, जितने भी हेल्थ वर्कर्स है और जो फ्रंट लाइन जो हमारे लोग हैं उन्हें मिलेगा। हमारे नेता नेता लोग जो लोग हैं वो फ्रंट लाइन ही तो है ना सर, वो कंपेन करते हैं, रैली करते हैं, तो फ्रंट लाइन में ही हुए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है सर। तो मैं यही सोचता हूँ कि इन लोगों को ऑन लाइव टीवी में आके वैक्सीन का एक पार्ट बनना चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव में खुद को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि लोगों में एक भरोसा आएगा और लोग जो है लास्ट नंबर पे जो है आएंगे, आगे आएंगे और स्टेट जो है अपने जो टारगेट्स है वो मीट कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये न्यूज हमने पूरी पढ़ ली है, ठीक है। सर दूसरी न्यूज इतनी खास नहीं है, ये वही मुद्दा जो चलता हुआ आ रहा है, इसके बारे में बताऊंगा नहीं सर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फार्म में दिक्कत क्या क्या आ रही है, क्या क्या नहीं है। अभी भी क्या है ना सर, जो फार्म बिल्स हैं आपके, जो आपके जो फार्मर्स हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत क्या है ना सर, यहाँ पर रिपब्लिक डे जो है हमारे वहाँ, उसमें क्या है, एक मिनट दीजिएगा सर, थोड़ा इश्यू आ रहा है। जो रिपब्लिक डे है उसमें क्या हुआ है ना सर, फार्मर्स ने ये डिसाइड किया है कि 26 जैन को वो एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ठीक है।
वो एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उससे क्या होगा, उससे कहीं कहीं ना कहीं सरकार में एक डर का माहौल है, कहीं वो हमारे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से कुछ दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फार्मर्स ने एश्योरेंस दिया है, मतलब जो लीडर है संयुक्त किसान मोर्चा के, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक पीसफुल ट्रेड होगी, और जो हमारा रिपब्लिक डे की ऑफिशियल सेरेमनी है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, मुझे ये पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा लगा। एक एश्योरेंस है फार्मर की तरफ से। और हमें ना, एज एन लाइक डेमोक्रेसी है सर, हमारी डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट भी है, वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, बट पीसफुली, ठीक है। और वहीं इन किसानों ने ये पिछले कुछ 30 दिनों में दिखाया है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली किसे कहते हैं। और अल्टीमेटली हम उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंसस बनेगा किसान के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अभी ऐसा सच कोई इसमें खास न्यूज नहीं है, कोई नया जो है मुद्दा नहीं आया है, बाकी पुराना ही मुद्दा है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, एक अच्छी न्यूज में आपके लाता हूँ। एक मिनट दीजिएगा सर। चलिए एक ये देखते हैं, ठीक है। न्यूज सारी ही पढ़ेंगे सर, बट मैंने थोड़ा सा जिस हिसाब से मैंने तैयार किया है उसी हिसाब से मैं फॉर्मेट पे लाऊंगा। देखिए पहला क्या है सर, सेंटर ने एक्सटेंड किया है पवन हंस बिडिंग डेडलाइन बाय अ मंथ। इससे आप क्या समझते हैं सर? ठीक है, देखिए सर, पहले कुछ इससे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए। 2020 और 21 में जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान था, समझ समझ सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्लान मतलब, इसको हम हिंदी में कहेंगे, हिंदी में सर आई रियली आई डोंट नो कि हिंदी में क्या कहेंगे सर इसे। जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है, सरकार ने प्लान किया था कि हम रुपीज 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, और इतना हमें हमें पैसा मिलेगा, ये इनका प्लान था। बट सर क्या हो गया, सिंस पेंडेमिक आ गया, सिंस पेंडेमिक आ गया, तो ये नहीं हो पाया। और अभी तक सरकार के पास जो इकट्ठा हुआ है सर, वो इकट्ठा हुआ है 14,000 करोड़। तो ये वेल शॉर्ट है, ये जो है ये वेल शॉर्ट है। और तीसरा क्या है, सरकार ने अभी भी कोई स्ट्रेटेजिक सेल नहीं की है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब यह होता है, जिस भी पीएसयू में सरकार का जो है मेजोरिटी स्टेक है, अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक लेस देन 49% कर लेती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। इन शॉर्ट, वो कंपनी जो है पूरी की पूरी प्राइवेटाइज हो जाएगी। समझ गए, गवर्नमेंट का स्टेक जो है लेस देन 49 हो गया। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो 2.1 लाख करोड़ का टारगेट था हमारे बजट में, और अभी तक हमने जो अचीव किया है, अभी तक जो हमने अचीव किया है सर, वो अचीव किया है हमने कितना, 14,000 करोड़। जो अभी तक हमने अचीव किया है वो 40,000 करोड़ किया है, ठीक है। अभी तक इस साल में कोई भी सर स्ट्रेटेजिक सेल नहीं हुई है, ठीक है। और ये हुआ किस वजह से, पेंडेमिक की वजह से हुआ है। अब क्या है ना सर, गवर्नमेंट ओन्ड एक परमहंस बिडिंग, परमहंस कंपनी है, हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर था वो था 51%, और ओएनजीसी का शेयर था 49%, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इसको बेचने की बात कही, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको बेचने की बात की दिसंबर 2020, ये पैराग्राफ पढ़िएगा। दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने बिडिंग को इनवाइट किया और कहा कि हम जो हमारा 51% स्टेक है वो हम बेच रहे हैं, और कंडीशन देखिए क्या है, 51% स्टेक बेचने के लिए जो हमारा बिडिंग में जो लास्ट डिसाइड होगा, वही रुपये में आपको इसका बचा हुआ 49% भी मिल जाएगा। समझ में आया सर क्या कहा मैंने? गवर्नमेंट ने कहा जो 51%, गवर्नमेंट ने कहा जो 51% हमारा जो शेयर है इसमें 51%, जब भी बिडिंग होती है, जो भी फाइनलाइज होता है, जो भी बिडिंग के बाद तय होता है, जिस भी रुपये में या जिस भी अमाउंट में ये 51% जो हमसे लेगा, उसी सेम अमाउंट में उसे, जो अगर उसी सेम अमाउंट को दोबारा पे करेगा तो उसे बचा हुआ 49% भी मिल जाएगा, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था। लेकिन क्या हुआ सर, पेंडेमिक हो गया, और गवर्नमेंट को ये प्रोसेस जो है मार्च तक जो है एक्सटेंड करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट को ये प्रोसेस जो है मार्च तक एक्सटेंड करनी पड़ रही है। अब समझिए, अगर ये प्रोसेस मार्च तक एक्सटेंड हो गई, तो इस फाइनेंशियल ईयर जो कि 31 मार्च को खत्म होता है, आई गेस जो टारगेट है हमारे 2.1 लाख करोड़, वो मीट नहीं हो पाएगा, वो मीट नहीं हो पाएगा सर। सिंस बीपीसीएल में हमारी बिडिंग चल रही थी, वो रुक गई है सर अभी, और एयर इंडिया, इनकी बिल्डिंग भी इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं हो पाएगी सर। कुछ आसार नहीं दिख रहे इन दोनों की बिल्डिंग होने के, या इन दोनों को प्राइवेटाइज होने में इस
फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल ईयर में ये तो फॉर श्योर है गवर्नमेंट विल फॉल वेल शॉर्ट ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सर? आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, इस न्यूज में कोई दिक्कत है एक बार आप देख लीजिए सर, न्यूज में कोई दिक्कत है जो उसमें कैचिंग पॉइंट है सर वो बेसिकली यही है। स्ट्रेटेजिक सेल क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है 49% से कम कर लेती है। ठीक है, और 2.1 लाख करोड़ का टारगेट था बजट में, जो कि अभी 14,000 करोड़ ही अचीव हुआ है। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर। ठीक है, अब ये बात समझिए सर, एक डिपार्टमेंट है दीपम, वो ही इस सबको हैंडल करता है। दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। एक दीपन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यही डिपार्टमेंट है जो एक डिसइन्वेस्टमेंट का जो है सब कुछ देखता है। ठीक है, अगर थोड़ा मैं आगे बताऊं तो ये क्या करता है ना, अगर मैं थोड़ा आगे बताऊं जो जानना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, ये नीति आयोग के साथ प्लस कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ मिलके जो है डिसाइड करता है कि हमें कितना किस किस में हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और ये दीपक जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। बस इसमें आपको इतना ही जानना है सर। हंस, पवन हंस की मीटिंग चल रही थी, ये जो है एक्सटेंड हो गई है। इस साल का जो है बजट का जो हमारा टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि नहीं हो पाएगा, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। तो आई होप ये न्यूज भी आपको क्लियर होगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सच न्यूज कह सकते हैं या सर एक अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, बेसिकली क्या है ना सर, इसमें लिखा है कि पेरेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विक्टिम्स शुड बी कंपनसेटेड। ये बहुत ही अच्छा मतलब एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया है। हुआ क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट में एक बच्चे की डेथ हो गई, 23 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसको और कोर्ट ने क्या किया, जो उसका कंपनसेटरी अमाउंट है वो 2.4 लाख से 6.80 लाख जो है बढ़ा दिया है। ठीक है, अब सर देखिए कुछ क्लॉज या कुछ दिक्कतें इसमें आई है। ठीक है, गवर्नमेंट देखिए लोग अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी लड़के की डेथ हो गई, अब वो रैश ड्राइविंग या तेज चलाने की वजह से आज के लड़के जो है सर, देखिए आप भी जानते हैं, हम भी सेम एज के ही हैं कि हम लोग जो है ज्यादातर शो ऑफ करने के लिए रैश ड्राइविंग करते हैं। और आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट। हमें कहीं भी रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए सर, रेस्पेक्टिव की क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमें रैश ड्राइविंग से हमेशा बचना चाहिए। तो वही यहाँ पर बताया है कि अगर देखा जाता है कि एक्सीडेंट में बच्चे की ही गलती है, तो जो पेरेंट्स है दे आर नॉट, मतलब उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको कंपनसेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई श्योर नहीं है। लेकिन सर कोर्ट ने यहाँ पर एक्टिवली आगे आके ये बोला है कि जो बच्चा है, हो सकता है कि बच्चा जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके मम्मी पापा उस पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना बच्चे के मम्मी पापा जो है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है बच्चा छोटा है, 21-22 साल का है, पापा उससे काम करते हैं, मम्मी उसकी काम करती है, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके मम्मी पापा उस पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन समझिए सर, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग फाइनेंशियली एंड इमोशनली उस पर डिपेंडेंट करे होंगे सर। बोथ फाइनेंशियली एंड इमोशनली उस पर डिपेंड करेंगे एट द लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो द पेरेंट्स शुड बी कंपनसेटेड, ये ऑर्डर आया है कोर्ट का। एज सच कोई न्यूज नहीं है, लेकिन कभी अगर आप आंसर राइटिंग देख रहे हैं तो वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी प्री में पूछेगा। चलिए सर ये देख लेते हैं सर एक बार। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार, ये क्या है सर, जिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट चाइना की है। आपने इसके बारे में सुना ही होगा सर, आप लोगों ने उसके बारे में सुना ही होगा। उग्योर माइनॉरिटी है यहाँ पर। ठीक है, और ह्यूमन राइट वॉलेशन यहाँ पर होते हैं ऐसा हमें पता लगता है, या ऐसी हम न्यूज सुनते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये मुस्लिम माइनॉरिटी है। और कहते हैं कि यहाँ पर इनके साथ बहुत ही ह्यूमन राइट्स जो है वॉल्यूशन होता है, इनके साथ बहुत ही ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके जो है एविडेंस भी सामने आए हैं, बट चाइना जो है ऑन अ फ्रंट इस चीज को कभी भी कबूल नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए सर यहाँ पर क्या न्यूज आई है, एक मिनट लीजिएगा। यहाँ पर देखिए न्यूज क्या आई है, यूके अर्जेस चाइना टू ग्रांट यूएन एक्सेस टू जिंगजियांग। देखिए क्या न्यूज है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहा है संडे को प्रेस चाइना दैट टू अलाउ ह्यूमन राइट इंस्पेक्टर्स टू विजिट जिंगजियांग आफ्टर रेजिंग अ न्यू एलिगेशंस ऑफ appealing human right abuses against the Uyghur Committee
पीपल, राइट? उगूर, आई गेस इसको उगूर ही कहते हैं। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली टू बी रियली ऑनेस्ट। उगूर, आई एम प्रोनाउंसिंग इट उगूर, बट जो लोग जानते हैं तो प्लीज डोंट माइंड इट, राइट? उगूर माइनॉरिटी पीपल। तो बेसिकली क्या है, चाइना, यूके ने अर्ज किया है, चाइना को कहा है कि एक यूएन का जो है, यूएन का जो ह्यूमन राइट को इंस्पेक्टर जो है उसे जिंगजियांग में आने दीजिए, चेक करने दीजिए, सिंस वहां पर जो है ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, ठीक है? और लास्ट वीक क्या हुआ है ना सर, अब देखिए चाइना कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता होगा यूके को, ठीक है? तो यूके ने क्या किया है ना, एक्सपोर्ट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इंपोर्ट जो यूके में चाइना से आता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, ये कह के कि आप लोग जो है फोर्स लेबर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और इस चीज को हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। समझाएंगे तो समझाएंगे नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, पूरा समझाएंगे आपको, एक न्यूज का ए टू जेड समझा के भेजेंगे, चिंता मत करिएगा। अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, जो कि मैं जिसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए, ठीक है? तो यूके ने क्या किया है, इंपोर्ट कंट्रोल लगाया है फ्रॉम गुड्स फ्रॉम द रीजन इन नॉर्थ वेस्ट चाइना यूजिंग फोर्स लेबर, ठीक है? ये हो गया सर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनसे। एंड फ्रेंकली इन्होंने ये भी कहा है, वी शुडंट बी एंगेज्ड इन फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस विद कंट्रीज अब्यूजिंग ह्यूमन राइट्स वेल बिलो द लिमिट ऑफ जेनोसाइड, ठीक है? इन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसी कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड नहीं करना चाहिए जो कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशन करती है, ठीक है? समझ गए सर? तो बेसिकली यू इस न्यूज में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। बेसिकली यूके जो है चाइना से कह रहा है कि हम एक यूएन का इंस्पेक्टर भेजना चाहते हैं आपके वहां, जो कि इंस्पेक्टर है ह्यूमन राइट्स का, जो कि आपके वहां जाके एक बार चेक करेगा कि जो आरोप आपके जिंगजियांग डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं उगूर माइनॉरिटी को लेकर, जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको लेकर जो लग रहा है आपके वहां ह्यूमन राइट वॉल्यूशन के जो आरोप लग रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूएन का इंस्पेक्टर एक बार जाके उसको इंस्पेक्ट करे कि ये सच भी है या नहीं है, ठीक है? सिंस बहुत सारे जो आरोप आप पे लगते हुए आए हैं, ठीक है? और इसी के बाद इसी को नजर रखते हुए जो है यूएन या यूके ने जो है कुछ जो है इंपोर्ट्स में लिमिट लगा दी है जो चाइना से आ रहा है। और प्लस उन्होंने फ्रेंकली उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ऐसी कंट्रीज के साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन करती है, ठीक है? अब समझिए सर, एक कंट्री है मेरा, ठीक है? एक कंट्री है, मान लीजिए ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ठीक है? ए जो है, मैं पेन कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ए जो है बी को कुछ सामान भेज रहा है, ठीक है? अब बी ना क्या कर सकता है, उसके सामान में टैरिफ लगा सकता है, ठीक है? बी चाहता है कि ए से इंपोर्ट जो है, जो इंपोर्ट जो है वो कम हो। बी चाहता है कि ए से इंपोर्ट कम हो जाए, तो वो क्या क्या कर सकता है? पहला तो उसके पे ऑप्शन है टैरिफ बैरियर, मतलब वो इस सामान में टैरिफ लगा देगा, मतलब कि बहुत सारा टैक्स लगा देगा। अब जब टैक्स लगा देगा तो ऑब्वियसली बात है, ये सामान जब बी में बिकेगा, बी की कंट्री में बिकेगा, तो ये सामान बहुत महंगा बिकेगा, ठीक है? तो उसकी वहां पर बिक्री नहीं हो पाएगी, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट जो है ए जो है ये इस चीज का इंपोर्ट जो है बी को करना कम कर देगा। ये तो हो गया टैरिफ बैरियर। दूसरा होता है सर नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में सर क्या होता है ना, नॉन टैरिफ, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इस गुनाह पे आपके इससे इंपोर्ट को कम करेंगे कि जिस भी वजह से वो सामान जिसका आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उगा रहे हैं, या जिस प्लेस पे वो सामान उग रहा है वहां पर आप या तो फोर्स लेबर कर रहे हैं, ठीक है? या वहां पर आप जो है लेबर लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वहां पर आप जो है ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बेसिकली सामाजिक जो हमारे जो कह सकते हैं जो बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उसका आप बिल्कुल उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो अगर यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि हमें फ्री ट्रेड नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए उन कंट्रीज के साथ में जहां पर जो है जेनोसाइड या ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होता है। अब यहाँ मैंने कहा था कि इन्होंने जो है अपने जो इंपोर्ट्स है चाइना से कम किए हैं, तो वो क्या लगाया होगा, टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर? ऑब्वियस सी बात है सर, नॉन टैरिफ बैरियर। तो आई होप ये न्यूज भी आपको ए टू जेड याद हो गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। ये बड़ी अच्छी बात कही है सर, और इस बात से मैं पहली बार सहमत भी कर रहा हूँ, जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ है, ठीक है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब, इन्होंने नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज 4G सर्विस वहां शुरू कर दीजिए, ठीक है? और इसके बाद इन्होंने प्रेज भी किया है कोविड का, प्रेज किया है सक्सेस कोविड
वैक्सीन की सक्सेस को उन्होंने प्रेज किया है। यकीन मानिए सर, ये जो आर्टिकल जो लिखा हुआ मैंने उसको पूरा पढ़ा, ये कोई भी आर्टिकल में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लिखा गया है, और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप पढ़ लीजिए, कि इसमें जो है फारूक अब्दुल्ला साहब ने कोई भी बायस नहीं दिखाई है। जो लिखा है सच ही लिखा है सर, और मैं उससे एग्री भी करता हूँ। इन्होंने सक्सेस, जो कोविड-19 की सक्सेस हुई है वैक्सीन की, उसको प्रेज भी किया है। फिर इन्होंने कहा है कि जहां पर जो है हमारे जो कश्मीर के लोगों से कहा है कि आप जो है ब्रदरहुड दिखाइए। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि आप ब्रदरहुड दिखाइए। ठीक है, पहला उन्होंने 4G की डिमांड की है। सेकंड, उन्होंने प्रेज किया है सक्सेस, जो कोविड-19 की वैक्सीन जो रोल आउट हुई है उसकी सक्सेस को इन्होंने प्रेज किया है। तीसरा, इन्होंने ब्रदरहुड की डिमांड की है अपने कश्मीर के लोगों से कि आप लोग आपस में ब्रदरहुड दिखाइए, पीस में रहिए, जिससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। प्लस ये कह रहे हैं कि जहां कंट्री जो है 5G की ओर को बढ़ रहा है, वहां हमारे पास 4G भी नहीं है, हम 2G में काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये एक तरह से बताना चाह रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं कि जहां कंट्री 5G लॉन्च करने वाला है, वहां हमारे पास 4G भी नहीं है। इनफैक्ट वहां हम 2G में जी रहे हैं सर। ठीक है, वो भी ऐसे टाइम पे जब पेंडेमिक है। पेंडेमिक है, इससे क्या है सर, जितने भी IT प्रोफेशनल है वो घर से काम कर रहे हैं। बच्चे जो हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और बाकी जो भी XYZ काम होते हैं सारे के सारे जो है ऑनलाइन हो रहे हैं। और इस टाइम पे जब पेंडेमिक है और सारे काम जो है ऑनलाइन हो रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप हमें 2G दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को आप हैम्पर कर रहे हैं। आप लोग इस बात से एग्री करते होंगे सर। 4G देखिए, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तो मुझे 4G कनेक्शन चाहिए, और मानिए 4G कनेक्शन पे भी मुझे एटलीस्ट 1 घंटा लग जाएगा इसको अपलोड करने में, 1 घंटा आधा घंटा, इररिस्पेक्टिव, राइट? तो ऐसे टाइम पे जब जम्मू कश्मीर में 2G है, वहां के बच्चे जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या है सर? वो ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इससे क्या होगा? ड्रॉप आउट बढ़ेगा सर, और जिसकी सरकार को हमेशा चिंता रहती है। सेकंड, IIT जितने प्रोफेशनल हैं वो घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन सर। अगर टीचर ही नहीं पढ़ा पाएंगे ऑनलाइन, बच्चा कैसे पढ़ेगा सर? चौथा, बहुत सारी चीजें हैं सर जो अभी नेट से लिंक्ड हो चुकी है सर। हमारे सारे काम जो है इंटरनेट से चल रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे। टोटल लॉकडाउन था सर, और उस समय अगर यहाँ 2G स्पीड दे रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को आप हैम्पर कर रहे हैं। ये बात आप मेरी मानिए, कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहे हैं, ये बात आप मेरी मानिए। ठीक है, इसके बाद क्या है सर? और एक आखिरी चीज, अगस्त 2019 को जब हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और बाइफर्केशन किया था, उस समय से यहाँ जो है इंटरनेट बंद है। समझिए, सच अ लॉन्ग टाइम सर, और वहां पर लोग रह भी रहे हैं सर। ठीक है, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए सर, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि उन्होंने अभी तक वहां जो सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं होने दिए। और कहीं ना कहीं से अगर हम इंटरनेट वहां देते हैं, तो इससे ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो इसके थ्रू जो है बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाएंगे, और शायद हो सकता है कि कोई बड़ी वारदात वहां हो जाए। ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। लेकिन सर कहीं ना कहीं सरकार पे एक दुविधा है, जो हम हमेशा कहते हैं, या तो सिक्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट। ये बहुत ही बड़ी चीज है सर। जब इंडिया, जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ था, उस टाइम पे भी इंडिया पे दिक्कत थी, या तो सिक्योरिटी करें या डेवलपमेंट करें। और यही दिक्कत जम्मू कश्मीर में आज बनी हुई है, या तो हम सिक्योरिटी दें या हम डेवलपमेंट करें। अभी क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी के चक्कर में हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को जो है हैम्पर कर रहे हैं। देखिए, हैम्पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर पेंडेमिक है, हमने सारे नेट बंद कर दिया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, IT प्रोफेशनल काम नहीं कर पा रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर कर रहा है। इसलिए हमें इन दोनों को जो है बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज और बची है सर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं सर, ये क्या है। ये मतलब एज सच कोई ये पूछेगा नहीं आपसे, कोई नहीं पूछेगा आपसे न्यूज UPSC में, बट ये मेरी तरफ से एक आपको नॉर्मल है। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, या हम कह सकते हैं हवाला। हवाला जो है ना सर, ये हमारे कह सकते हैं कि GS पेपर में आ सकता है, किसमें? इंटरनल सिक्योरिटी में। अब हवाला है क्या, ये मैं समझा देता हूँ आपको एक बात, कि हवाला किसे कहते हैं। देखिए मैं हूँ निशांत। ठीक है, मैं निशांत हूँ। मैं जो है, मैं इंडिया से कहाँ काम करने आया हूँ?
यूएसए जो है काम करने आया हूँ। ठीक है, अब मैं आया था किस पे? H1B वीजा पे। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया है, ये एक्सपायर कर गया है, और एक्सपायर कर गया है और मैं अब भी यही रह रहा हूँ, तो एक तरह से मैं क्या हो गया हूँ, इलीगल माइग्रेंट। समझे यहां तक मैंने क्या कहा? मैं इंडिया से यूएसए में काम करने आया हूँ, H1B वीजा पे आया हूँ काम करने के लिए, और मेरा H1B वीजा जो है वो एक्सपायर कर गया है। एंड देन क्या है, मेरा वीजा जो है एक्सपायर कर गया है। H1B हटाइए सर, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम बात करते हैं टूरिस्ट वीजा। मैं टूरिस्ट वीजा पे यूएसए आया हूँ और मेरा टूरिस्ट वीजा जो है एक्सपायर कर गया है, उसके बावजूद भी मैं यूएसए में ही हूँ। तब मैं क्या हुआ, एक तरह से मैं इलीगल माइग्रेंट हुआ यूएसए में। अब समझिए, मुझे यूएसए से इंडिया पैसा भेजना है। इंडिया में मेरे फादर हैं, मुझे यूएसए से इंडिया पैसा भेजना है। ठीक है, मुझे यूएसए से जो है इंडिया जो है पैसा भेजना है। अब आप लोग कहेंगे सर बैंक से भेज देंगे, हम बैंक से भेज देंगे, लेकिन समझिए मैं बैंक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं इलीगल माइग्रेंट हूँ। हो सकता है कि मैं इलीगल माइग्रेंट हूँ और मैं वहां पर कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल से समझाने के मतलब से है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। मान लीजिए मैं एंटी सोशल हूँ या एंटी सोशल एलिमेंट हूँ, कोई गंदे काम करता हूँ, और उस गंदे काम से मतलब कमाया हुआ पैसा मुझे भेजना है अपने फादर को यहाँ। तो आप कहेंगे बैंक से भेज दीजिए। अरे यार, मैं बैंक से कैसे भेजूं, मैं तुम्हारा इलीगल माइग्रेंट हूँ, मेरा वीजा ऑलरेडी एक्सपायर कर गया है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर मिलूंगा एक हवाला एजेंट से, मैं मिलूंगा एक हवाला एजेंट से, और ये हवाला एजेंट का कनेक्शन जो है इंडिया में भी होगा। इंडिया में भी क्या होगा, एक हवाला एजेंट होगा। ठीक है, ये यूके वाला है, ये इंडिया वाला है। तो मैं इस हवाला एजेंट से मिलूंगा, मैं इसको पैसे दूंगा, और ये हवाला एजेंट क्या करेगा, ये इस वाले को पैसे ट्रांसफर करेगा, ये इस वाले को जो है पैसे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पैसे ट्रांसफर करेगा, जो भी करेगा ये इस वाले को इन्फॉर्म करेगा। फिर ये हवाला एजेंट जो है, ये जो है मुझे कॉल करेगा या मुझे बुलाएगा, और मतलब मेरे फादर को बुलाएगा। मेरे फादर इस पे जाएंगे, एक पासवर्ड बताएंगे, पासवर्ड, और ये मेरे पापा को पैसे दे देगा, और माइनस जो इनका क्या कह सकते हैं, जो इनका वो है कमीशन, वो काट लेगा। समझ में आया सर आपको या नहीं आया? फिर कहता हूँ मैं इलीगल माइग्रेंट हूँ, मुझे पैसा भेजना है अपने फादर को, मैं कैसे भेजूं? मैं एक हवाला एजेंट के पास गया, उसको मैंने पैसे दिए, उसने कहा ठीक है, मैं आप ऐसा कीजिए, अपने फादर से बोलिए कि वहां पर इस एजेंट से मिले, वो आपके फादर को पैसे दे देगा। लेकिन याद रहे, अपने फादर को आप ये कोड बताइएगा। उसने मुझे कोड दिया, मैंने अपने फादर को कॉल किया, अपने फादर को मैंने कोड बताया, और जब मेरे फादर इंडिया वाले हवाला एजेंट से पैसे लेने गए, तो मेरे पापा ने उसे वो कोड या वो पासवर्ड बताया, और वो पासवर्ड बताने के बाद उसने मेरे फादर को सारे के सारे पैसे दे दिए, और जो अपना कमीशन है वो काट लिया। इससे क्या हुआ सर, जो पैसा यहाँ मैंने कमाया था कैसे, एंटी सोशल एलिमेंट से या एंटी सोशल एक्टिविटीज से, वो कहाँ पहुंच गया, मेरे फादर तक पहुंच गया। इसे हम कहते हैं क्या, हवाला। ठीक है, ये सिर्फ मतलब बताने के मतलब से था सर, ये पेपर में अगर चाहे तो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इनका नाम जानते हैं सर आप, ये कितनी महान हस्ती है, इनका नाम जानते हैं आप? बेसिकली ये इनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा सर। ये पद्मश्री है, ये पद्म भूषण है, ये पद्म विभूषण है। इनको तीनों अवार्ड मिले हुए हैं सर, इनको तीनों अवार्ड मिले हुए हैं। इनका नाम है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इनका नाम है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी। ठीक है, श्री उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, श्री नहीं बोलेंगे सर, उस्ताद लग गया तो आगे, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। इनका बहुत ही सैड डिवाइस हुआ है सर। ठीक है, इससे जो है देश ने अपना एक बहुत ही क्लासिकल हिंदू सिंगर जो है, क्लासिकल कह सकते हैं हम, एक तरह से हिंदू क्लासिकल म्यूजिकल ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट हमने खो दिया है। ठीक है, तो हिंदू क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियन थे ये बेसिकली कौन थे, हिंदू क्लासिकल म्यूजिशियन थे। और इनके बारे में आप एक और बात गैस कर सकते हैं, ये रामपुर सेशवान घराना से थे। ठीक है,
ये दो चीजें आप याद कर लीजिए इनके बारे में सर। ठीक है, पहला तो है गुलाम, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का नाम था। ये हिंदू क्लासिकल म्यूजिशियन थे और ये रामपुर सेशवान घराना से थे सर। कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी हस्ती की डेथ होती है सर तो बिल्कुल वो न्यूज में रहते हैं सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक आध न्यूज हमारी छूट रखी है सर, कौन सी छूट रखी है देख लेते हैं। एक ये देख लेते हैं सर, ये भी एक अच्छी न्यूज थी। ये एज सच न्यूज नहीं है, लेकिन मेरा मन है आपको बताने का सर, ये न्यूज तो सही है। ठीक है, द पीएम फ्लैग्स ऑफ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैज मोर विजिटर्स देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। देखिए पीएम क्या कर रहे हैं ना, हमारे पीएम साहब क्या कर रहे हैं। पीएम साहब ने 8 और ट्रेनें कनेक्ट की हैं, चलाई हैं, जो कि केवाडिया, जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में है, उसे कनेक्ट करती है। अब इसका ऐसा क्यों है, पीएम साहब ये ट्रेन क्यों चला रहे हैं केवाडिया में, क्योंकि केवाडिया में क्या है, केवाडिया में सर क्या है, केवाडिया में 182 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 182 मीटर टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, वो आप पे लिख लीजिएगा, किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, अब समझिए सर, ये तो सर इसका हो गया कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल एस्पेक्ट क्या हो गया सर कि केवाडिया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में 182 मीटर टॉल जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, मान लेते हैं सर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम इसलिए है सर क्योंकि इन्होंने जो है 5 आजादी के बाद हम अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, उस टाइम इन्होंने वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू के साथ जी के साथ मिल मिल के 562 प्रिंसी स्टेट्स को एक एकजुट करके रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया था। मान लेते हैं सर, और एक टॉलेस्ट स्टैच्यू है दी वर्ल्ड, ये मान लेते हैं सर। ठीक है, ये तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हो गए सर। लेकिन इससे सर ना, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी को फायदा क्या है सर। देखिए, इससे इकोनॉमी को फायदा ये है सर, हर लाख, हर दिन, हर मतलब हर साल 50 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा सर, जो यहाँ के आदिवासीज हैं, आदिवासीज जो है आदिवा मैं स्पेलिंग कर देता हूँ, आदिवासीज को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, और क्या होगा, फॉरेक्स बढ़ेगा। समझ रहे हैं कितने फायदे हैं। 50 लाख टूरिस्ट यहाँ हर साल आ रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, क्योंकि जो केवाडिया है ये एक छोटा टाउन था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने से पहले, लेकिन तब से उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ टूरिस्ट आना शुरू हुआ है, जिससे क्या हुआ, यहाँ होटल बने हैं, होटल बने हैं तो एक्टिविटीज शुरू हो गई है, एक्टिविटीज शुरू हो गई तो क्या हुआ है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जिससे क्या हुआ, लोगों की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ रहा है हमारे देश का, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फॉरेक्स एक्सचेंज बढ़ रहा है। समझ गए। तो ऐसा कुछ खास था नहीं सर इस न्यूज में। ठीक है, जो था मैंने आपको बता दिया। चलिए, और कोई न्यूज रहती है हमारे पास, एक ये भी न्यूज है सर, नहीं ये इसकी बात नहीं करेंगे सर। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं सर। ठीक है, ये बस इसमें थोड़ी सी न्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ये है कि जिस दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जब मिस्टर जो बाइडेन जो है, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ मिस्टर बेसिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द कमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है, जिस दिन वो अपना कार्यभार संभालेंगे, उस दिन उन्होंने कहा है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लगाए हुए हैं इमिग्रेशन पे, और ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को जो है ज्वाइन कर, मतलब इसके बाद ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज को रिवर्स तो पक्का करेंगे करेंगे, ऐसा इन्होंने, मतलब इन्होंने एक हिंट दी है, इन्होंने मतलब इन्होंने बता दिया है कि मैं आने वाले समय में जितने भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी पॉलिसीज निकाली है, मैं उसको रिवर्स तो करूंगा करूंगा, लेकिन तो द वेरी फर्स्ट डे मेरी 2 प्रायोरिटीज है, पहली जो इमिग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं मैं वो हटाऊंगा, प्लस जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है मैं उसे ज्वाइन करूंगा। समझ रहे हैं? आज मॉर्निंग में ही हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, कैसे ट्रम्प ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो है, बिफोर सेकेंड कोल्ड वॉर जो पॉलिसी थी यूएसए की, जिसमें कि वो आइसोलेशन में था, अपने आप को बिल्ड कर रहा था, वही पॉलिसी में डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए को ले आए थे। ये हमने सुबह के आर्टिकल में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है सर, जो भी मिस्टर ट्रंप ने किया है, ये बाइडेन जो है उसे रिवर्स करने की सोच रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं ये 2 चेंजेस लाऊंगा। ठीक है,
ऐसा इसमें कुछ न्यूज में था नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, ये न्यूज आप सोच रहे होंगे कल ही मैंने ये न्यूज नहीं ली, आज भी नहीं लूंगा सर। ठीक है क्या ना सर, ये यूपी के जो ऑर्डिनेंस आया है सर, इंटरफेथ मैरिज को लेकर, या जो वो आया है, इसमें सर मैं जानता हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि ये जो मैरिज को लेकर, या जो भी मैरिज जो है फॉर द सोल पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग जो मैरिज हो रही है, इसमें जितने लोगों को भी अरेस्ट किया है ना, बाद में कोर्ट जो है उन्हें रिहा कर दे रहा है। समझ रहे हैं, बाद में कोर्ट जो है उन्हें रिहा कर दे रहा है। तो इससे क्या है, अभी इसमें कोई मैटर गर्म नहीं हो रहा है। और अभी इस लॉ की मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट में इसके अंदर एक पिटीशन फाइल होगी और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो चेक होनी चाहिए। क्योंकि जो ये लॉ है ना सर, जो यूपी का लॉ है, इस लॉ का एग्जैक्टली नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइड में आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, मुझे आपको एक मिनट लगेगा। इस बेसिकली इस लॉ का नाम जो है, मुझे एक मिनट दीजिए, इस लॉ का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस, इस लॉ का नाम है यूपी उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक मिनट, जैसा कुछ दिक्कत आ रही होगी लिखने में। एक मिनट दीजिएगा सर, मैं बोल देता हूँ सर, लिखने में कोई दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या है, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020। अगर जो मेरे भाई देख पाए तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, मेरी पेन क्यों नहीं काम कर रही है, एक मिनट दीजिएगा सर। ये यहाँ पर लॉ लिखा हुआ है, ये अभी आपको दिख जाएगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ। उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020। इसमें क्या है ना सर, इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि अगर जो है मैरिज आप करते हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग अ रिलीजन, तो क्या है वो मैरिज जो है नल एंड वॉइड मानी जाएगी। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे 30 डेज के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कह सकते हैं लेटर देना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो उसमें पुलिस इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है। तो अभी सर ये मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोर्ट कल या परसों या कभी भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जो है चेक कर सकता है, जैसे ये पेंडेमिक ओवर होता है। तो अभी मैं ये न्यूज नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है। तो हमारे पास कोई न्यूज बच गई सर, एक मिनट दीजिएगा, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ ली है, ये पढ़ ली है, ये पढ़ ली है, ये पढ़ ली है, बस सारी न्यूज हो गई। एक न्यूज सर मैं बताना भूल गया, जो मैंने इसमें लिखनी भी छोड़ दिया है, मेरी सॉरी, मेरी से गलती हो गई है, मुझे एकदम याद आ गई वो न्यूज। वो न्यूज क्या है सर, इंपॉर्टेंट न्यूज है सर, क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैंने तैयार किया था आपके लिए। वो न्यूज, ये न्यूज तो ये है, यूके ने जो है पीएम मोदी को G7 में इनवाइट किया है, ठीक है, एज गेस्ट, जो कि कब होगी, जून में होगी। जो कि सर कब होगी, जो कि होगी जून में, और वो कहाँ होनी है, कॉर्नवेल में होनी है, यूके में। समझ रहे हैं, न्यूज ये थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर मिस्टर मोदी को जो है G7 में आने का इनविटेशन दिया है एज अ गेस्ट कंट्री, जो कि जून में होने वाली है। इसके अलावा दो ऐसी कंट्री और है जिनको इनविटेशन दिया गया है, पहली है ऑस्ट्रेलिया, ऑजीज जिसे हम कहते हैं, दूसरी है कौन सी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये तीनों को निमंत्रण दिया गया है, क्या, एक गेस्ट कंट्री बनने के लिए G7 में, ठीक है। अब सर क्या है, G7 की कुछ बात कर लेते हैं सर। G7 में क्या है, 7 कंट्रीज है। कौन कौन सी है सर, अगर पता रहेंगे आप मुझे। यूके है सर, यूएस है सर, फ्रांस है सर, जर्मनी है सर, और कनाडा है सर, और इटली है सर। 1 2 3 4 5 6, और सातवां कौन है सर, ईयू भी है, ईयू भी है। कोई कंट्री मुझसे मिस हो रही है सर, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएस, यूके, ईयू एंड जापान, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने G7 कहा, 7 कंट्रीज है, यहाँ तो 8 हो गई, यहाँ तो 8 हो गई। सर जो ईयू है ना, ईयू क्या होता है ना, ये ना तो इसको कभी होस्ट करेगा और ना ही इसे चेयर करेगा,
ना कभी इसकी चेयरमैन की गद्दी में बैठेगा, ना इसे कभी होस्ट करेगा। कहने को यहाँ 8 ग्रुप्स है बेसिकली, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हम 7 ही कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सर। अब G7 में ये कंट्रीज है। अब जब यूके ने मिस्टर मोदी को इन्विटेशन दिया है ना, ये किस बैकड्रॉप में हुआ है सर? जब यूके के पीएम बोरिस जॉनसन साहब को हमने अपने, आप सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो यूके के पीएम साहब है, जब उन्होंने जब उनको आमंत्रित किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप आइए 26 जनवरी को हमारी परेड का हिस्सा बनिए, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो उन्होंने पहले तो हाँ कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने डिनाई किया था इस चक्कर में, क्योंकि उस समय जो है यहाँ एक अलग वेरिएंट था कोविड-19 का, जो कि यूके में आ गया था। उसकी वजह से यूके में जो था लॉकडाउन लग गया था। आप समझिए सर, प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी होता है, सारी पॉलिसीज उसे ही देखनी पड़ती है। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी ट्रिप जो है इंडिया की कैंसिल कर दी थी, ठीक है। उसी के बैकड्रॉप में उन्होंने कहा है कि मैं आमंत्रित करता हूँ इंडिया को G7 समिट में एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पे, और G7 से पहले या जून से पहले मैं एक बार इंडिया भी विजिट करूंगा, ठीक है। बाकी इन्होंने इंडिया की तारीफ भी की है। इन्होंने इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा है, और कहा है जितनी भी 50% वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया से ही सप्लाई होती है। और इंडिया और यूके ने बहुत ही क्लोज काम किया है पेंडेमिक में। और आप जानते हैं कि जो दवाई इंडिया में जिस पे लोग भरोसा करते हैं, कोविशील्ड, वो भी एस्ट्राजेनेका और यूके के ऑक्सफोर्ड कॉलेज ने ही बनाई है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब सर, G7 का जो G7 का जो लक्ष्य कह सकते हैं हम, वो क्या होता है? इकोनॉमिक और मॉनेटरी इशू, ठीक है। तो ये अभी छोड़ दिए सर, ये आपका इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, ठीक है। एक और इसमें फैक्ट देता हूँ, बीच में ये G8 हो गया था, इसमें रशिया आ गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया और यूक्रेन में टेंशन हुआ, तो फिर रशिया को क्विट करना पड़ा और दोबारा से G7 हो गया। मतलब 1998 में G8 हो गया था, लेकिन देन G7 हो गया, दोबारा क्विट करना पड़ा। और एक आखिरी चीज इसमें क्या है सर, आखिरी चीज इसमें क्या है, ये जो था, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज में क्या क्या चीजें हैं, ये जो कंट्रीज है, ये देखिए, पहला तो इन कंट्रीज में क्या है, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स मिला के इन कंट्रीज में है, ठीक है। टॉप कंट्रीब्यूटर टू द यूएन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। हाईएस्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस आप कह सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ इनके पास है सर, ये लीडिंग एक्सपोर्टर है सर, ठीक है, ये लीडिंग भी एक्सपोर्टर है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि जो G7 की कंट्रीज है, तो मिलाते जाए तो इन सब में जो है, सबका गोल्ड रिजर्व मिला हूं, तो इनके पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। यूएन बॉडी की हाईएस्ट फंडिंग इन कंट्रीज से आती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोडक्शन है इन कंट्री में बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, और लीडिंग एक्सपोर्टर भी है। तो जोड़ दे तो ये जो एक्सपोर्ट है इनका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये ग्रुप की ताकत ये है सर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूंगा आपको। बैकग्राउंड से पहले इस न्यूज में हमने क्या पढ़ा, आपको समझ में आया सर? सिंस मैं मेरी पेन की वजह से मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी न्यूज समझ में आनी चाहिए। न्यूज ये थी कि यूपी के पीएम ने इंडिया के पीएम को जो है इनवाइट किया है कि आप G7 की मीटिंग में आइए, जो कि जून में होने वाली है यूके में। वहां आप आइए, एज अ गेस्ट इन्विटेशन आपको देता हूँ, आप वहां आइए अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा इंडिया एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इंडिया एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, और 50% जो भी दवाइयां हैं वो इंडिया से सप्लाई होती है। और इंडिया एंड यूके ने पेंडेमिक में बहुत अच्छा काम, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग अच्छा किया है। हमारी जो दवाई है कोविशील्ड, वो भी कहीं ना कहीं बाहर से ही, यूके से ही लिंक्ड है, ठीक है। ये हो गया। हमने कहा G7 की बात करते हैं। अब G7 की कंट्रीज से पहले मैं G7 के बारे में आपको बताना चाहूंगा सर। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था सर। 1973 में जो था, तेल का क्राइसिस हुआ था। उस समय क्या हुआ, फ्रेंच ने सबको इनवाइट किया, और ये लोग फ्रांस में मिले थे। ये लोग फ्रांस में मिले। उस समय यहाँ जो थे 6 मेंबर्स थे, कनाडा नहीं था। 6 मेंबर्स थे, कनाडा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, अगले ही साल नेक्स्ट ईयर जो है कनाडा मिला, तो ये G7 बन गया, ठीक है। और उनकी पहली मीटिंग जो है यूएस ने होस्ट की थी 1976 में। इनकी पहली मीटिंग यूएस ने होस्ट की थी 1976 में। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि 1975 में, 1973 में जब ऑयल का क्राइसिस हुआ था, ये तब इसकी बनने की बात सामने आई थी। जो इनके मेंबर कंट्रीज है वो आपस में मिले थे, एक्सेप्ट कनाडा। ये 1975 में मिले। इन्होंने डिस्कस किया कि ग्लोबल जो तेल है उसकी बात की, डिस्कस किया उसको कैसे मैनेज करेंगे। एंड देन अगले ही साल कनाडा को ज्वाइन कर लिया।
और 1976 में इसकी पहली मीटिंग हुई। इन शॉर्ट अगर कोई आपसे पूछे G7 का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आप बोलना जब ऑयल क्राइसिस हुए थे उसके बाद, इसके एक साल बाद 1975 में इसकी पहली मीटिंग हुई। इसकी 1975 में सब कंट्री आपस में साथ में आई और इन्होंने ग्लोबल ऑयल के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, तब से क्या हुआ, तब से ये जो है इस ग्रुप को हम G7 कहते हैं। और इसकी पहली मीटिंग जो है वो यूएस ने होस्ट की थी कब, 1976 में। ये जो कंट्रीज है इसके 7 मेंबर के बारे में मैंने बताया आपको। हर साल जो होता है इसकी जो कह सकते हैं होस्ट जो होता है वो हर साल जो इसका होस्ट होता है वो चेंज होते रहता है। हर साल जो है इसका होस्ट जो है वो चेंज होते रहता है। प्लस हर साल इसका होस्ट जो है वो चेंज होता है। इसके अपार्ट क्या है, अभी जो इसका होस्ट है वो कौन है, वो यूके बनने वाला है जून 2021 में। ठीक है, इतना ही इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा सर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए सर, तभी मैं आगे जाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है सर लेक्चर बनाने में। इनफैक्ट अभी तो मेरे सारे जो जितने मेरे गैजेट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरे नए नए हैं, इसी वजह से जो मेरी राइटिंग है इट इज नॉट सो गुड। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी सर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल so that I may come up with more informative videos. So I may come up with more informative videos, right? That would be really helpful for you, right? And please share it, guys. Please share it. And my last piece of word from my end is thank you and good night. Bye.